सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक ये सीरीज, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि इस साल जो बीए थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका समाजशास्त्र का जो पेपर है उसमें किन प्रश्नों के आने की संभावना है, और वो जो प्रश्न है उनका जो एक फॉर्म्स है वो किस प्रकार की होती है, और आपको कैसे उसके आंसर लिखने हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे अंक आपके लिए मिले। जैसा कि मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि विद्यार्थी काफी होशियार हैं, बहुत उनको आता है सब्जेक्ट में, एक अच्छी नॉलेज है उनके लिए सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी उनको उतने अच्छे नंबर नहीं आते। कारण उसका सिर्फ यही है कि आपको आंसर लिखने का जो है उसका सही तरीका आपको पता नहीं होता है। तो जो रूल्स हैं उसके उनको फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अगर आप अपनी जो आंसर शीट है उसमें आप आंसर्स को लिखेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर इसमें आपके लिए मिलेंगे। तो ये जो आपका पेपर है बीए थर्ड सेमेस्टर का, इस पेपर में जो 3 सेक्शन आपके इसमें होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो पेपर है उस पेपर का नाम है आपका सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो सेक्शन ए में आपके होंगे वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, और ये 5 क्वेश्चंस होंगे। आगे बढ़ूं मैं उससे पहले एक और डिस्क्लेमर लगा दूं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ये क्या है, ये जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर एक गैस मेरे द्वारा किया गया है कि इन प्रश्नों के आने की संभावना है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं। और दूसरा एक आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो जैसे मैंने वेरी शॉर्ट में लिखे हैं, ये शॉर्ट में लिखे हैं और ये लॉन्ग में लिखे हैं, ये भी हो सकता है कि इधर वाले क्वेश्चंस इधर आ जाएं, इधर वाले इधर चले जाएं, ये भी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आप जो भी तैयारी करें उसको एक डेस्क्रिप्टिव मोड में ही करें, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट में तैयारी की और वो क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग में आ गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, और अगर आपने तैयारी ही लॉन्ग में की और वो शॉर्ट में आया तो आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं ये 5 होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 5 क्वेश्चन है आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका ये 3 नंबर का होता है, और ये सेक्शन आपका होता है 15 नंबर का। इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको लिखने होते हैं 75 वर्ड्स में, अधिकतम 75 शब्द। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है? पहला क्वेश्चन लिखा है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक, अर्थात फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। दूसरा है प्रगति और क्रांति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड रिवॉल्यूशन। तीसरा पश्चिमीकरण क्या है, व्हाट इज द वेस्टर्नाइजेशन। चौथा है इसमें किसान आंदोलन का प्रभाव, अर्थात भारतीय समाज पर किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ पीजेंट मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी। और पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट। ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं। इनके आंसर आपको लिखने हैं अधिकतम 75 शब्दों में। विशेष ध्यान रखें कि ये चूंकि 3 नंबर का एक प्रश्न होता है तो इसको ज्यादा आप लेंथी न करें, जो शब्द सीमा दी गई है उसका विशेष ध्यान रखें और उसी के अंतर्गत आप इनके आंसर्स को लिखें। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इनमें से आपको 2 करने होते हैं, और इसमें से प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 7.5 यानी 7.5 अंक का होता है। और इस तरीके से ये सेक्शन भी आपका 15 नंबर का होता है, और इसकी जो शब्द सीमा है वो होती है 200 वर्ड्स मैक्सिमम। मतलब जो आंसर आप लिखेंगे इसमें वो अधिकतम 200 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको देख लेना है, पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं उसकी प्रकृति बताइए। दूसरा क्वेश्चन है धर्म निरपेक्षीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा बताइए, यानी सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। थर्ड है इसमें सामाजिक आंदोलन की अवधारणा तथा इसकी प्रकृति बताइए, यानी व्हाट इज द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इन 3 में से
कोई दो आपको करने हैं। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखिए, मैक्सिमम 200 वर्ड्स। टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लिए जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो ओनली 2 आवर्स का है। ठीक है, 2 घंटे का केवल समय है। तो उस 2 घंटे के समय को आप एक बार डिसाइड कर लें कि आपको सेक्शन ए के लिए कितना समय देना है, सेक्शन बी को कितना समय देना है और सेक्शन सी को कितना समय देना है। अर्थात सबसे कम समय देना है आपको सेक्शन ए के लिए, उससे थोड़ा ज्यादा सेक्शन बी को, और सेक्शन सी को आपको सबसे ज्यादा देना है। क्योंकि सेक्शन सी में क्या है, यहां पर 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 का। टोटल कितने का सेक्शन है ये, 45 नंबर का ये सेक्शन है, 45 का। अर्थात यही सेक्शन डिसाइड करता है कि आपकी परसेंटेज कैसी होगी, आपकी डिवीजन कौन सी होगी, आपको कितने सीजीपीए आपके बनने वाले हैं। और इसमें जो शब्द सीमा है वो है 500 वर्ड्स टू 800 वर्ड्स। मतलब आंसर आपका 500 शब्दों से कम ना हो और 800 शब्दों से ज्यादा ना हो। अर्थात 600 का, 700 का, 750 शब्दों तक या अधिकतम 800 शब्दों तक इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इससे ज्यादा आप बाहर ना जाएं। यह माना जाता है इसमें कि अगर आपने इस प्रश्न का आंसर 500 शब्दों से कम लिखा है तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चंस है उसका आंसर लिखने में आपने कुछ तथ्यों को छिपाया है, अर्थात उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। और अगर आप 800 वर्ड से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने आंसर देने के साथ साथ कुछ फालतू मटेरियल्स इसमें जोड़ा है, रिलेवेंट मटेरियल्स आपने इसमें जोड़ा है, जिससे आपका आंसर इतना बड़ा हो गया है या डेस्क्रिप्टिव हो गया। तो ध्यान रखिए, आंसर लिखना है आपको 500 से 800 शब्दों के बीच में। इसमें कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, मतलब एक ध्यान रखने की बात यह है कि एक प्रश्न होगा, उसके साथ में एक अथवा दिया होगा। जो प्रश्न है वो अथवा जो दूसरा दिया हुआ, उन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ये आपके पास चॉइस होती है। विद्यार्थी कई बार गलती क्या करते हैं कि इस सेक्शन में लिखा रहता है कोई भी आपको 3 करने हैं। बच्चे गलती करते हैं कि पहला कर लिया, फिर उसके बाद में पहले का जो अथवा दिया हुआ है वो कर लिया, फिर आपने तीसरा कर लिया। इसमें क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन कट जाता है फिर, और आप कहते हैं कि हम तो इसमें इतना लिख के आए लेकिन फिर भी हमारे नंबर नहीं आए। तो नंबर ना आने के पीछे कारण सिर्फ यही होता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सही नहीं होती और आप नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर को आप समझ नहीं पाए। आपने लिखा तो बहुत ज्यादा लेकिन आपने इररिलेवेंट लिखा। तो ध्यान रखिए, जो प्रश्न दिए गए हैं उसके अथवा में जो प्रश्न है उन दोनों में से कोई एक की चॉइस आपके पास होती है कि आप ये पहला वाला क्वेश्चन करिए या इसके अथवा में दिया हुआ है वो वाला क्वेश्चन करिए। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको इनमें से कोई भी एक 3 अंक आपको टोटल करने होते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकारों में से उद्विकास, इवोल्यूशन तथा विकास अर्थात डेवलपमेंट को समझाइए। आपको बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत कि इवोल्यूशन क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, और जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर दोनों का क्या प्रभाव है। मतलब डेस्क्रिप्टिव थोड़ा सा विस्तार से आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अथवा नए सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख प्रकारों में से क्रांति यानी रिवॉल्यूशन तथा विद्रोह को समझाइए। तो आपको दोनों के बारे में बताना है कि क्रांति क्या होती है और विद्रोह क्या होता है, कब कब हुए हैं ये, और इनका भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें सामाजिक परिवर्तन के जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक प्रतिमान। प्रतिमान की जगह पर यह सिद्धांत भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये थ्योरी है, सिद्धांत शब्द भी आ सकता है। सामाजिक परिवर्तन के जनसांख्यिकीय अर्थात डेमोग्राफिकल तथा आर्थिक इकोनॉमिक सिद्धांत में थ्योरी को समझाइए। आपको बताना है कि जो सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, उसमें जो पॉपुलेशन है उसका क्या रोल होता है, और जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका क्या उसमें रोल होता है, ये आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। अथवा ये न करके अथवा में दिया हुआ है इसमें कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव को समझाइए। यहां पर विद्यार्थी विशेष ध्यान दें कि संस्कृतिकरण के बारे में आपको बताना है कि संस्कृतिकरण क्या है, और साथ ही जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, भारतीय समाज है, उस पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है। विशेष ध्यान रखिए, यहां पर भी ये संस्कृतिकरण भी हो सकता है, मे बी मैंने लिखा है, या पश्चिमीकरण शब्द यहां भी हो सकता है।
ये ध्यान रखिए, इसलिए संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण को पूरा पढ़िए। दोनों जगह एक ही शब्द हो सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव को समझाइए। या ये भी हो सकता है कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण के प्रभाव को समझाइए। और जैसा मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव को समझाइए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हो सकता है इसमें, सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत को समझाइए या मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, अर्थात कार्ल मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया है सामाजिक परिवर्तन का, वो उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। अथवा में यहां पे हो सकता है, महिला आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वीमेन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो महिला आंदोलन है उसकी जो प्रकृति है वो क्या है, तथा इसके माध्यम से भारतीय समाज में हुए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो महिला आंदोलनों की वजह से या उसके कारण जो भारतीय समाज है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो मुझे लगता है कि शायद प्रश्न आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे, पूरा ब्लैक बोर्ड इसमें दिख रहा है। तो अगर कहीं भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं और विस्तार से आपको बता दूंगा। तो एक जो खास मुझे बात करनी है जो परीक्षार्थी हैं उनसे, वो है, देखो, लीविंग द आंसर शीट ब्लैंक। इसका मतलब होता है कि आप कभी भी परीक्षा कक्ष में अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर ना आए। अर्थात आपको क्या करना है कि जो प्रश्न है अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप एक प्रश्न को बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, क्योंकि अगर आप बैठे हैं परीक्षा कक्ष में तो आप उस प्रश्न को पढ़ते रहिए, और जैसे ही आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो उससे रिलेवेंट कुछ भी आपके माइंड में जरूर आएगा। तो जो भी उससे रिलेवेंट है आप उसको उसके आंसर में आप लिख सकते हैं। कई बार परीक्षार्थी क्या करते हैं, देखा गया है कि कुछ देर बैठे, उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए, इरिटेट हुए, कापी जमा की, निकल गए, पूछा कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज से बचें, पूरे टाइम बैठे आप परीक्षा कक्ष में और प्रयास करिए कि आपको, जैसे ये जो प्रश्न है वो चूंकि सीधे सीधे हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप हल्का भी दिमाग इस पर लगाने का प्रयास करेंगे तो जरूर इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी करके आप जाएंगे, और ये भी मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इनमें से 90% आपके लिए एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। विद्यार्थियों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।